इस वीडियो में हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्लबिंग कैरी ऑफ के तक के सारे करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। मिस्टर अर्जुन, इसकी टोटल इनकम इतनी कंप्राइजिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड इतनी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो और इसने शिफ्ट आउट किया है, शिफ्ट आउट ऑफ डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। तो 52 ईयर्स का एज का है, तो द ओल्ड टैक्स रिजीम में दे रहा है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख के ऊपर मतलब 6 लाख पे 30% लगेगा प्लस 1 लाख। इस वाले केस में 1,05,000 प्लस 30% ऑफ ये। इस वाले केस में 1,10,000 हो जाएगा। और इस वाले केस में सुपर सीनियर सिटीजन वाले में 1 लाख प्लस 30%। ठीक है, तो ये है कि स्लैब रेट का डिफरेंस है बस। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 अर्पित का, और चलो इसमें इन्होंने डिडक्शन का नहीं बताया, इन्होंने मतलब बाइफरकेट नहीं है किया, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी और फिक्स्ड डिपॉजिट है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में एक तो म्यूनिसिपल पार्टी का डिडक्शन मिलती है और सेक्शन 48 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। और एफडी में 80 TT ए में मिलती है इसको, और इन दोनों को मिलेगी 80 TT बी में 50,000 तक की। तो डिडक्शन के बारे में भी मेंशन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। उसके बाद है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अर्पित हैविंग टोटल इनकम ऑफ इतना, अज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम कंप्राइजेज ऑफ सैलरी ये और ये। इसमें चलो डिडक्शन नहीं लेना है, इसमें रिबेट का कह रहे कि जब 50 लाख का, जब 51 लाख का निकालते हैं तो इंडिविजुअल के केस में 10% का सरचार्ज लगता है। दस % होता है, 15% होता है, 20% होता है, नहीं 10% होता है, 15% होता है, 25% होता है और 37% होता है। तो ये स्लैब रेट होता है। 10% लग जाता है, 10% सरचार्ज लग जाता है। लेकिन फिर वो 51 लैक्स पे क्या होता है, 51 लैक्स पे जो सरचार्ज लगाकर जब बनाते हैं, तो वो जो 50 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख करेंगे, 50 लाख रुपीज़ पे जो टैक्स बनता है प्लस 1 लाख भी कर देंगे उसमें, तो वो उससे ज़्यादा, तो उतने का रिबेट हम दे देते हैं। ठीक है, तो यही वाले क्वेश्चन इन्होंने यही वाला क्वेश्चन इन्होंने 1 करोड़ इस पे पूछे, क्योंकि 1 करोड़ के बाद 15% लगता है। और यही क्वेश्चन इन्होंने रिबेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन इन्होंने 2 करोड़ इस पे पूछे। 2 करोड़ के बाद क्योंकि लगता है 2 करोड़ के बाद लगता है अपना 25%। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे मतलब ये बेसिकली, और इस पर 37% लगता है। तो ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 लाख रुपए की वजह से ये इस वाले ब्रैकेट में आ जा रही है ना। तो इनको अगर 1 लाख रुपए को हटा दे तो पिछले वाले स्लैब रेट तक ही रहेगी। तो 1 लाख रुपये माइनस करके जितना भी उतना 1 लाख रुपये माइनस करके रिलीफ मिल जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट द मार्जिनल रिलीफ ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी अज्यूमिंग दैट द टोटल इनकम इतना है, डज नॉट इंक्लूड एनी नेचर ऑफ कैपिटल गेन। तो वो वही पूछ रहे हैं। अब वो पूछ रहे डोमेस्टिक कंपनी के में, डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज होता है 7% और 12%। ठीक है, मतलब 1 करोड़ के बाद 10 करोड़ से पहले 7% होता है और फिर 12% होता है। उसके केस में मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए पूछ रहे हैं। और ये डोमेस्टिक कंपनी के केस में वही 12%, और 1 लाख रुपए कम कर दे तो 7% पे आएगा। और दे हैव नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, और टैक्स रेट यहाँ पर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो टैक्स रेट 30% होएगा। ऊपर भी 30% होएगा टैक्स रेट, प्लस सरचार्ज लगेगा। उसके बाद महेश, एज इतना, सिटीजन हैज़ अ टोटल इनकम ऑफ इतने, कंप्राइजेज ऑफ इतना, अंडर डिफ़ॉल्ट
टैक्स रिजीम ऑफ, ये तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में 0 से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, ऐसे ऐसे करके 4 लाख पे होता है। तो इस पे तो 0% होता है, इस पे 5% से शुरू होकर 30% तक जाता है, और 24 ईयर के बाद सारा कुछ 30% होता है। तो ये इस वाले ब्रैकेट में आता है ना, तो 2.5 लाख पे 5% लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको रिबेट मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में। अब न्यू टैक्स रिजीम में अप टू जिसकी सिर्फ सैलरी और ये इनकम होती है, उसको 12.5 लाख तक का है ना, तो इसको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 75,000 की, ठीक है, और फिर इसको रिबेट मिल जाएगी। उसके बाद है मनीष 47 इयर्स का है, रेजिडेंट इन इंडिया है, टोटल इनकम इतनी है, कंप्यूट द लायबिलिटी, शिफ्ट आउट ऑफ मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक का वो मिलता है, तो उसको लोअर मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी अगर 5 लाख से कम है। उसके बाद है भगरवाह, a leading advocate in the decided to reduce his practice and to accept a brief only for paying his tax, making a charity with the fees received from such, making a charity from the fees received such on such the particular case he agreed to appear in the defense, he would be provided for the charitable trust that he will create. He defends the company and was paid some. He created the trust of some executing a trust deed, whether the amount received by is accessible in the hand of तो ये वो है कि एग्रीगेशन ऑफ कि हम इसको एज इसका एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे, या देखो दो चीज़ें हैं कि एक तो ये डायरेक्टली कहीं और चली गई, और एक इसके पास आई और इसने एक्सपेंस किया और कहीं और चली गई। तो अगर कहीं और ही चली गई तो उस पर टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इसके पास आकर हुई तो वो है। तो यहाँ पर लिखा है ही मेक चैरिटी विद द फीस रिसीव ऑन सच ब्रीफ, तो उसका एक तरह से एक्सपेंस ट्रीट होगा। तो पहले ये पीजीबीपी इसके टैक्सेबल होएगी और फिर इसका ये एक्सपेंस है, ऐसा नहीं होगा कि ये डायरेक्टली चैरिटेबल के उसमें टैक्सेबल होएगी। देयरफॉर द अमाउंट रिसीव बाय इज चार्जेबल अंडर दैट अहेड पीजीबीपी, ठीक है। और दिस इज़ हाँ, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब इनकम हमारे पास आई और फिर हमने उसे अप्लाई कर दिया कहीं और एक होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम मतलब इनकम डायरेक्टली हमने ऐसे किए कहीं और चली गई, तो हमारे पास टैक्सेबल ही नहीं हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 11, took over the business XYZ took over the business of a sole proprietor by the sale deed. As per the sale deed, XYZ took over to overriding pay of Itna to his wife in addition to the sales consideration. The sale consideration mentioned that the amount was chargeable on the net profit of Itna who accepted the, ठीक है। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि सेल डीड में ऐसा है कि तो अब कि 15,000 रुपये पर साल का वो देगा, तो ये एक तरह से एज अ एक्सपेंस ट्रीट नहीं होगा ये। लेकिन यहाँ पर लिखा है अमाउंट इज चार्ज ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ इतना, चार्ज ऑन द इज द पेमेंट टू वाइफ नेचर ऑफ ये, तो पूछ रहे कि उसके नेचर में है ना। तो यहाँ पर जो सेल डीड में स्पेसिफिकली लिखा था कि वाइफ को मिलेगी, तो ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो फिर ये डाइवर्जन ऑफ इनकम ट्रीट होता है, एज अ एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं ट्रीट होता। तो ये एक डाइवर्जन ऑफ इनकम है। यहाँ पर क्या है, इलाहाबाद कोर्ट ने ओवरराइड किया है इन फेवर ऑफ द ऑब्लिगेशन वाज अटैच्ड टू वेरी सोर्स ऑफ इनकम. The sale deed also specify the mention about the
It is clear that it is the case of diversion of income and not the application of income. ठीक है. उसके बाद MKJ एक एजेंसी इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ मोहन वसी. आफ्टर डेथ ऑफ मोहन कंटिन्यू होएगा. फार्म शेल पे 20% आउट ऑफ प्रॉफिट to his mother. And in previous year reconstruction firm paid it ने to Lakshmi. लक्ष्मी को उन्होंने क्लेम द अमाउंट एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम. तो उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ इनकम ट्रीट कर लिया. लेकिन मोहनदास तो लिख कर गया था, तो ये लिख कर गया था तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम ट्रीट होएगी और एप्लीकेशन ऑफ इनकम ट्रीट नहीं होगी. तो डिडक्शन फ्रॉम इनकम नहीं होगा. पहले मतलब PGBP नहीं होगा. is not reached the such income is diverted to other person, the firm might receive the who possess the, therefore the amount should be excluded from the income. तो ये डाइवर्जन है, इसको इनकम ये 20% को सिर्फ जो 80% है उसी को इनकम ट्रीट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि इसको डिडक्शन फ्रॉम द इनकम है. तो ये जो है डाइवर्जन ऑफ इनकम वाला केस है. ये कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम है और एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. आनंद द कर्ता ऑफ HUF ही डाइड लिविंग बिहाइंड द मेजर सन प्रेम. तो एक लड़का तो है ना, मेजर सन है, हिज विडो वाइफ और उसकी ग्रैंड मदर और उसके ब्रदर की वाइफ. ठीक है. तो लेकिन तो HUF रिटेन करती है. तो जब तक एक मेल मेंबर है जो मेजर है, तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि 2 मेल मेंबर होने चाहिए. देयर इज़ नो मैंडेट दैट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मेल मेंबर. तो वो सीजीज नहीं हुई जब उसकी डेथ हुई और रिटेन होएगी. बिकॉज सिंगल ये ना एक मेल मेंबर तो अभी जिंदा है ना. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14. सी ने बोरो किया है हुंडी फॉर अ सम बाय वे ऑफ बियरर चेक एंड रीपे द इंटरेस्ट अमाउंट और इतना. दस एसी वांट टू ट्रीट द अमाउंट बोरोड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. हाँ, तो अब उसने बोरो किया है. देखो बोरो किस साल में किया और पे भी उसी साल में कर दिया. तो उसने बोरो तो किया था बियरर चेक पे. बियरर चेक मतलब एक तरह से कैश में अगर बोरो किया तो वो टैक्सेबल होएगा. लेकिन जो उसने पे किया है वो तो उसको डिडक्शन मिलेगा ही. तो प्रोवाइड दैट एनी अमाउंट तो हैज़ बोरोड इतना. तो इसने बोरो किया, देयरफॉर शैल बी डीम्ड इनकम. Since the repayment it will not be hit by the provision of section 9(b), treating the amount borrowed as income during is valid. amount borrowed जो 25 लाख रुपये वो वैलिड है, लेकिन वो 30,000 रुपये को नहीं ट्रीट कर सकता. उसके बाद सर्चिंग ऑफिसर फाउंड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फर्म it has paid rent इतना which was not debited into the books. The firm did not explain the source of rent. The assessee proposed to make an addition of in the hand. First claimed that even the addition made the sum should be allowed as deduction while computing the business since it has been expense for the purpose of business. लेकिन वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना सोर्स को. तो अनएक्सप्लेन इनकम जो है वो 60% पे 115 BE होता है शायद वो. चलो जो सेक्शन 90 ये 69C ऊपर भी 69D था. 69C में अगर जो अनएक्सप्लेन इनकम होता है वो इन्होंने टैक्स नहीं बताया, लेकिन इन्होंने कह दिया कि फर्म क्लेम नहीं कर सकती इसको एज अ डिडक्शन. ठीक है. तो ये वाला बेसिक हो गया है चैप्टर. अगला देखते हैं एग्जाम्प्ट इनकम.
Examine the reason on the basis of following as to chargeability of following receipts. Rent of इतना chargeable to tenant occupying इतना construction for the land used for agriculture purpose. तो एग्रीकल्चर लैंड जो है रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर वो तो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन अगर वो हमने लैंड जो है वो किराए पे चढ़ा रखी है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी और वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। ठीक है। आनंद नर्सरी ऑन सेल ऑफ इतना विदाउट कैरिंग द बेसिक ऑपरेशन ऑफ लैंड। बेसिक ऑपरेशन लैंड नहीं भी किया, चलो इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ लैंड करना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम में आएगी, तो ये एग्जाम्प्ट है, ये टैक्सेबल होएगा। उसके बाद बॉर्न एंड बॉटम इन द सिक्किम, नेट प्रॉफिट इज़ इतना एंड द इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय हाँ, तो जितना भी सिक्किम के लोगों को सिक्किम के में जो भी बिजनेस इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है, ये भी एग्जाम्प्ट है। और जो भी बॉन्ड से इनकम होती है सिक्किम के लोगों को, चाहे सिक्किम के बाहर भी हो रही हो लेकिन बॉन्ड से हो रही होती है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, तो वो भी एग्जाम्प्ट होती है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है। फर्स्ट वाले में देखते हैं, हैंस सच इनकम विल बी टैक्सेबल। ठीक है ना। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो दे दिया है वो एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगा। सेकंड वाले केस में बेसिक ऑपरेशन ऑफ लैंड किया है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की तरह ही ट्रीट होएगा और एग्जाम्प्ट होएगा। सेक्शन 10 ही मेंशन करना है यहाँ पर हर जगह। उसके बाद सिक्किम इंडिविजुअल by the way of from any source and income by of dividend or on the security are not subject to tax. उसके बाद मिस्टर आकाश a resident Indian earned income of इतना from the sale of rubber manufactured from latex obtained from rubber plant। तो जो होता है टी का, देखो टी पे 40% होता है और कॉफ़ी में 25% होता है और 45% होता है और एक बचा है 35%। तो इसमें जो रबड़ मैन्युफैक्चरिंग वाला चीज़ है इन मलेशिया, तो इन इंडिया पे इस पे तो 35% होगा और मलेशिया के केस में मेरे हिसाब से 100% ये होगा, तो दिस प्लस इसका 35 वो तो उतना टैक्सेबल होएगा। ठीक है। उसके बाद मिस्टर राम रेजिडेंट अर्न इनकम ऑफ इतना ऑन द सेल ऑफ कॉफ़ी का, ये मतलब 25% वाली है। ठीक है। उसने इतना सारा कुछ कर दिया, तो ये 40% वाली है। ठीक है। तो मतलब हाँ, इसका बस इसका 40% और इसका 25%। उसके बाद है हाँ, तो ये शुगर केन उसने ग्रो किया है, 40% ऑफ इज सोल्ड फॉर इतना, तो ये तो एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये तो पूरा एग्जाम्प्ट होएगा। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ इतना, चलो इसमें से हम ये 6 लाख है ना, 6 लाख का तो 40% इसके लिए यूज़ हुआ है, वो हम दिखा देंगे मतलब सेल माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट निकाल देंगे, लेकिन होगा तो एग्जाम्प्ट ही। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ द 60% जो है इट्स इतना एंड द मार्केट वैल्यू इतना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 60% का इतना है। ठीक है। और मार्केट वैल्यू इतना है। आफ्टर इंकरिंग इतना वाज सोल्ड फॉर इतना। तो जो पीजीबीपी की इनकम होगी वो 30 में से माइनस करेंगे हम 25, माइनस करेंगे 1.5, तो कितना आएगा 3.5 जो आएगा वो आएगा।
3.5 जो है वो बिजनेस इनकम होगी, बाकी ये तो एग्जाम्प्ट होगी एग्रीकल्चर इनकम। उन्होंने निकाल के तो दिखा दिया, लेकिन एग्जाम्प्ट ही है ना, ये तो एग्जाम्प्ट है एग्रीकल्चर इनकम, और बिजनेस इनकम सिर्फ टैक्सेबल होगी। उसके बाद है अंकुर। Anuka, owner of a land situated in Kerala, used for growing different type of fruit vegetable, इतना रेंट किया टुवर्ड्स हिज लैंड फॉर शूटिंग अ फिल्म। शूटिंग को फिल्म कर दिया, मतलब अदर सोर्स आएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आ जाएगा। सो और एंड क्लेम एग्जाम्पशन, ही वांट टू कन्फर्म वेदर द अमाउंट इज करेक्टली ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। फॉर द पर्पज ऑफ शूटिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, except they carry out on agricultural land. From shooting off on the cannot be treated as agriculture. So no nexus with the land except as carried out on agricultural land. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सैलरी है। अब इन्होंने डू नॉट ऑप्ट फॉर, तो सैलरी में तो 50% की डिडक्शन मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी में एक तो म्यूनिसिपल रेंट की मिलती है, म्यूनिसिपल रेंट की डिटेल अच्छा कंप्यूटेड है, ठीक है, ये दोनों कंप्यूटेड है, इस पर 50% की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब उसके बाद वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम और एक्सपेंस फॉर एग्रीकल्चर इनकम, तो एक्सपेंस ही है, इसमें से माइनस करके जो अमाउंट आएगी। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि इंक्रीमेंटल, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये पूरे की निकाल लेंगे, मतलब ये माइनस करके निकाल लेंगे, और फिर दिस प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो की होती है, अगर वो ये है तो 2.5 लाख होती है, अगर ये है तो 3 लाख होती है, ठीक है। तो इसमें 2.5 लाख रुपये ऐड कर देंगे, जो अमाउंट आएगी तो उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उतनी की उसे रिलीफ मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल होएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम तो कर ली इन्होंने, लेकिन टैक्स कैसे निकाला है इन्होंने, पहले इस पे निकाला, फिर इस पे निकाला, फिर दिस माइनस दिस कर दिया, टोटल टैक्स पेबल इज इक्वल टू इतना, उस पर 3 लाख कर दिया होगा। नहीं, पहले हाँ एग्रीकल्चर इनकम प्लस ये करेंगे, और फिर एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट करेंगे, और एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो आएगा उतने का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर करेक्शन थी, दिस प्लस दिस करके जो आएगा उसमें से माइनस करेंगे दिस प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो इसके केस में होगा 2.5 लाख, और इसके केस में जो होएगा वो होएगा 3 लाख। तो इसी के साथ हमारा एग्जम्पशन चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब देखते हैं पीजीपीपी।